स्टूडेंट्स, आज हम रासायनिक बल गतिकी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? केमिकल काइनेटिक्स आइए देखते हैं। रासायनिक बल गतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो अभिक्रिया की गति तथा रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत हम जो है रासायनिक अभिक्रियाओं की गति यानी उनकी स्पीड, उनकी चाल, वो फास्ट हैं, मंद हैं या धीमी हैं, इस तरह से हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं और साथ में रासायनिक अभिक्रियाओं के मैकेनिज्म का भी स्टडी करते हैं। तो ये तो बात हो गई यहाँ तक। अगला है हमारा रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर। रासायनिक अभिक्रिया की चाल कह सकते हैं या हम उसका रेट कह सकते हैं या उसकी हम जो स्पीड कह सकते हैं, उसको हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। तो हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पदार्थ R जो है वो चेंज हो रहा है किसमें? P में। तो जिसके मान लीजिए हमने 10 ग्राम ले रखे हैं, तो जब ये अभिक्रिया शुरू होगी तो कुछ समय के पश्चात क्या होगा कि यहाँ का जो सांद्रण है वो कम हो जाएगा। यहाँ का सांद्रण कुछ समय के पश्चात अगर ये पूरा अभिक्रिया इसकी हो जाएगी तो इसका सांद्रण 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 10 ग्राम हो जाएगा कुछ समय के पश्चात। तो इसी आधार पर हम जो है यहाँ पर अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करते हैं। इसीलिए कहा गया कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। यानी इसका सांद्रण घट रहा है और इसका सांद्रण बढ़ रहा है, यानी अभिकारक का सांद्रण घट रहा है, उत्पाद का सांद्रण बढ़ रहा है। आइए इसको आगे किस तरीके से हम देखेंगे। अभिक्रिया के वेग या दर को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। इसको हम किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ देखेंगे R और P। R अभिकारक को व्यक्त कर रहा है, P प्रोडक्ट यानी उत्पाद को व्यक्त कर रहा है। तो इसकी दर को कैसे लिखा जाता है, आइए देखते हैं। इसकी दर को हम किस तरीके से लिख रहे हैं। दर बराबर हमने लिखा है माइनस डेल्टा R अपॉन टी। माइनस डेल्टा R अपॉन टी। यहाँ पर क्या है, इस अभिकारक के जो सांद्रण है, यानी यहाँ पर जो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का भी कोई मतलब है। इस ब्रैकेट को कहते हैं एक्टिव मास। इस ब्रैकेट को एक्टिव मास कहा जाता है इसका, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान। क्या बोला जाता है इसको हिंदी में? सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान का मतलब होता है मोल प्रति लीटर में सांद्रण। किसी पदार्थ का मोल प्रति लीटर में जो सांद्रण होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव मास या सक्रिय द्रव्यमान। इसको एक बड़े ब्रैकेट से हम दिखाते हैं, अर्थात यह सांद्रण को व्यक्त कर रहा है। जो हमारा R है यहाँ पर, ये जो R है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये R हमारा R2 माइनस R1 है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये R2 माइनस R1 है। यानी यहाँ पर सांद्रण, पहले सांद्रण कुछ था, बाद में यानी T समय के पश्चात जो सांद्रण था ये था। और जो डेल्टा T है ये भी हमारा जो है T2 माइनस T1 को व्यक्त कर रहा है। इस बात की भी आप जानकारी रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमने ये दर या वेग को व्यक्त किया है वो किया है अभिकारक के सांद्रण में कमी के संदर्भ में। इसीलिए हमने यहाँ पर एक नेगेटिव साइन इसको दिया है कि यहाँ पर नेगेटिव का अर्थ है कि जो R है यानी जो अभिकारक है उसका सांद्रण क्या हो रहा है? घट रहा है। इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। अगला इसी में हमने जो है इसी को दूसरे रूप में भी व्यक्त किया जाता है। तो दूसरे रूप में किस तरीके से इसको व्यक्त किया गया है? दर बराबर प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। यानी डेल्टा P यहाँ पर ये भी सक्रिय द्रव्यमान है, यानी मोल प्रति लीटर में इसका सांद्रण है, इसका कंसंट्रेशन है। इसको हमने उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि के संदर्भ में व्यक्त किया है। जैसे कि हमने अभी पहले कहा था कि जो है उत्पाद का सांद्रण बढ़ेगा और अभिकारक का सांद्रण जो है घटेगा। इसको हम ग्राफ के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर यदि हम ग्राफ खींचें, एक ग्राफ में खींचता हूँ, जैसे कि मैं एक ग्राफ लेता हूँ इस तरीके से। ये ग्राफ मेरा T है जो कि इस तरह को बढ़ रहा है, और ये हमारा जो है R है यानी सांद्रण है अभिकारक का जो ऊपर की तरफ को बढ़ रहा है। जब अभिक्रिया होगी तो ये सांद्रण जो है इस तरीके से, इस सांद्रण में क्या आएगी? कमी आएगी। तो ये इसके संदर्भ में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सांद्रण मैक्सिमम है और फिर इधर को सांद्रण जो है कम होता गया T समय के पश्चात। यदि हम प्रोडक्ट के संदर्भ में ग्राफ को प्लॉट करें इनके बीच में, प्रोडक्ट के सांद्रण में, तो ये प्रोडक्ट का सांद्रण हो गया हमारे पास, और T समय के बाद हम सांद्रण व्यक्त करते हैं तो ये जो है इस तरीके से बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या बात है कि भाई प्रोडक्ट का सांद्रण पहले 0 था, उसके बाद समय के साथ साथ इसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इस तरीके से हम लोग जो है ये सांद्रण को व्यक्त कर सकते हैं और इसी आधार पर हम जो है वेग को भी निर्धारित कर सकते हैं। आगे है कि अभिक्रिया के वेग को औसत वेग
तात्क्षणिक वेग व प्रारंभिक वेग के रूप में व्यक्त किया जाता है। अर्थात जो हमारा जो दर है उसको हम जो है 3 तरीके से उसको व्यक्त करते हैं। औसत वेग यानी एवरेज हो गया, तात्कालिक इंस्टेंटेनियस वेग हो गया, और इनिशियल जो है दर हो गई। इस तरीके से हम लोग इसको व्यक्त करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं औसत वेग की यानी एवरेज रेट की। तो औसत वेग को इसी तरीके से निर्धारित किया जाता है या इसको व्यक्त किया जाता है। औसत वेग यानी एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर डेल्टा टी, जैसे कि हमने पहले भी बात किया था। इसी के संदर्भ में हम इसको व्यक्त करेंगे अभिकारक के सांद्रण में कमी के संदर्भ में, और डेल्टा पी बटे डेल्टा टी उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि में। ये जो हमारे जो फॉर्मूले यहाँ पर निकल करके आए हैं, ये फॉर्मूले जो हैं औसत वेग को व्यक्त कर रहे हैं। आइए देखते हैं दूसरा तात्कालिक वेग क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। इसको तात्कालिक वेग भी बोलते हैं, तात्क्षणिक वेग भी बोलते हैं, और अंग्रेजी में हम इसको इंस्टेंटेनियस रेट के नाम से जानते हैं। तो इसको कैसे परिभाषित करते हैं? किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। यानी किसी निश्चित क्षण पर यानी बहुत छोटे से समय पर हम जो है इस वेग का निर्धारण करते हैं। इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं या इसका निर्धारण कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। इसमें क्या होता है कि इसको ग्राफिकल मेथड से व्यक्त किया जाता है। तो हम करते क्या हैं कि यहाँ पर पा रहे हैं आर यानी अभिकारक का सांद्रण है जो कि इस तरीके से वृद्धि कर रहा है, और टाइम यानी इस तरीके से हम लोग जो हैं इस पे बात कर रहे हैं। तो अब हम इसमें जो है इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो कर्व आपको दिख रहा है इस पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। इस तरीके से एक स्पर्श रेखा ऐसे करके हमने इसमें खींच ली है, ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई। अब ये वाला जो वैल्यू होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास डेल्टा आर, और यहाँ पर एक बिंदु रखेंगे हम। इस बिंदु पर हम जो है इसके रेट का निर्धारण करेंगे, जो बिंदु होगा हमारा टी, जो बिंदु होगा टी। तो यहाँ पर हम जब रेट का निर्धारण करेंगे तो हमारा जो आर इंस्टेंटेनियस होगा यानी आर, इसको हम लिख सकते हैं INS इक्वल टू हमारे पास, किसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, इसको हम व्यक्त करेंगे जैसे कि हम इस संदर्भ में व्यक्त कर रहे हैं। तो माइनस हम लिखेंगे इसको, जैसे हमने लिखा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और एक ब्रैकेट ले लेंगे हम ऐसे करके, और इस ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे कि डेल्टा टी एक्सटेंड टू 0, यानी ये जो है बहुत छोटा सा वो हो गया। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं RINS, इसको लिख सकते हैं हम इक्वल टू माइनस डी आर, इस तरीके से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, अपॉन माइनस डी टी, इस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं। और जो आर है हमारा, जो डेल्टा आर होगा हमारे पास, वो ये वैल्यू होगा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होगी हमारे पास, इसी को हम क्या बोलेंगे, ये डेल्टा आर होगा हमारे पास। और ये जो समय है हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये समय जो है डेल्टा टी कहलाएगा। लेकिन डेल्टा टी को हमने क्या किया, मिनिमाइज कर दिया 0 के पास, यानी डेल्टा टी एक्सटेंड टू 0 यानी 0 के आसपास है। इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इसको व्यक्त करेंगे। ये हमारा हो जाएगा क्या, ये आर इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, यानी तात्कालिक वेग हमारा ये हो जाएगा। ये इस तरीके से हम व्यक्त करेंगे। कैसे हमने इसको निर्धारित किया, इस ग्राफ के माध्यम से आपने इसको समझा। में अगला टॉपिक है हमारा प्रारंभिक वेग अर्थात इनिशियल वेग। तो इनिशियल वेग ये बहुत बार आता है आगे, तो इनिशियल वेग को समझना जरूरी है। प्रारंभ में t बराबर 0 समय पर अभिक्रिया की दर या वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है। यानी जब समय 0 हो अर्थात अभिक्रिया की शुरुआत ही ना हो, तो उस दौरान जो अभिक्रिया का वेग है उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं। आगे इस पर बात होगी आगे चल करके। अच्छा, आइए देखते हैं अगला हमारा जो मुख्य है टॉपिक है इसके अंदर, वो है अभिक्रिया का वेग और स्टोइकियोमेट्री। अब देखेंगे इसको हम कैसे समझते हैं, इससे रिलेटेड सवाल आएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे, कि अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है, इसको ध्यान से देखें। अभिक्रिया यहाँ पर दिया गया है 2R और P, यानी यहाँ पर इसके आगे जो है 2 है और इसके आगे 1 है। ये जो संख्या 2 है और ये जो 1 है, ये है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, गुणांक है, ये स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है। इसके लिए 2 है, इसके लिए 1 है। तो अब हम जब दर लिखेंगे तो दर हम कैसे लिखेंगे, इसके संदर्भ में लिखेंगे दर और इसके संदर्भ में भी लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा दर बराबर माइनस 1/2, यानी जितना भी इसके आगे आएगा उसका हम 1/2 करेंगे। 1/2 माइनस 1/2 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि इसके सांद्रण में कमी हो रही है इसलिए हमने इस पर माइनस चिन्ह लगाया, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी हो गया। और यही इक्वल हो गया किसके बराबर, प्लस डेल्टा पी बट्टे डेल्टा टी। यहाँ पर कुछ नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 है,
1 है। जहाँ पर जितनी संख्याएं होंगी उसको हम जो है उसका 1 उसको कर देंगे, ऐसा हमारे पास होगा। आइए देखते हैं, एक सवाल भी है आगे, इस पर हम इसको स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये दिया गया है N2O5 इक्वल टू 4NO2 प्लस O2, ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन की हमने दर लिखनी है, तो हम दर कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे दर बराबर हम लिखेंगे माइनस, इसके आगे इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो हम लिखेंगे 1/2 लिख देंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा N2O5 आ जाएगा और बट्टे आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा T। एक तो हमारे पास ये बन गया, इक्वल टू हम फिर इसको लिखेंगे, और दूसरा ये है हमारे पास प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के लिए क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, है ना, 1/4 आएगा, और फिर आएगा डेल्टा, और इसके बाद क्या आएगा NO2 आ जाएगा, और बट्टे आ जाएगा डेल्टा T। ठीक हो गया। इसके बाद फिर O2 आ रहा है, तो इसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा बराबर प्लस, यहाँ पर हमने क्या करना है, डेल्टा O2 बट्टे डेल्टा T। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, ये हमने इसका रेट का दर का जो है व्यंजक हमने लिख लिया। तो इस तरह के सवाल आपको आगे मैं दे रहा हूँ। अब ये कुछ सवाल है हमारे पास। निम्न अभिक्रियाओं की दर या वेग व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इन अभिक्रियाओं का आप जो है वेग व्यंजक प्राप्त करेंगे, अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे। टॉपिक है हमारे पास अभिक्रिया की वेग या दर की इकाई या मात्रक। अभिक्रिया की इकाई हम या मात्रक कैसे प्राप्त कर लेंगे, आइए देखेंगे। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास दर होता है डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, तो हम इसका मात्रक यहीं से प्राप्त कर लेंगे। तो जो इसमें हो जाएगा सांद्रता का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो सांद्रता का मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर, इसको हम मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। जैसे कि मैंने कहा सक्रिय द्रव्यमान है, मोल प्रति लीटर में इसका सांद्रण को व्यक्त किया जाता है। हमने नीचे लिख दिया सेकंड, तो मोल प्रति लीटर सेकंड, मोल प्रति लीटर और सेकंड, इस तरह से इसका जो है ये इसका मात्रक आ गया।